हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी पंचायती राज विषय पे 26वीं क्लास है। एक प्रकार से वैल्यू एडिशन क्लास है। योजनाओं पे आपकी डिटेल्ड क्लासेज ऑलरेडी आ चुकी हैं। पंचायती राज की अगर आप 17, 18, 19, 20, 21 क्लास देखोगे, सारी योजनाओं की हैं। तो अगर आप डिटेल में योजनाएं पढ़ना चाह रहे हो तो वहाँ से पढ़िए। यहाँ से आपको क्या फ़ायदा होगा कि ये 75 से लेके 80 योजनाएं एक क्लास में आ जाएंगी आपकी केंद्रीय गवर्नमेंट की। तो जितनी भी इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मीन्स 1952 से पहली है तो इसके बाद जो दूसरी होगी वो फिर तीसरी फिर चौथी, ये सारी एक अरेंजमेंट के रूप में आपके सामने आएंगी। तो आपको याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। प्लस इनके सारे के नाम हमने अंग्रेजी में रखे हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे जो शॉर्ट फॉर्म में पूछेंगे कि सीडीपी कब शुरू हुई थी। आपको पता होगा जब उसका फुल फॉर्म, तभी आप समझ पाओगे। हिंदी में फुल फॉर्म भी नहीं पता होता है, इसीलिए आज की क्लास का मेन मकसद है कि कहीं से कुछ भी ना छूटे। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म आपको पता हो, अंग्रेजी का पूरा नाम पता हो, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको पूरा पता हो, इसके बाद योजना का एक शॉर्ट उद्देश्य भी पता हो। तो आप देखोगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। डिटेल में इसलिए कराए जाते हैं कि अगर जैसे 15 से 20 योजनाएं हैं आपकी पूछी जा रही, तो 8 से 10 तो डायरेक्ट आएंगी, वो यहाँ से हो जानी है आपकी। जो नेक्स्ट 8 से 10 होंगी वो थोड़ी इंटरनली पूछ लेते हैं, उसमें भी उद्देश्य पूछते हैं, तो यहाँ से एक आइडिया तो लग ही जाता है। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो 8 से 10 तो ये डायरेक्ट होंगे, 5 और कर जाओगे। बाकी की जो जद्दोजहद होगी वो 5 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा सही करने की जद्दोजहद के लिए हमको हर एक चीज़ बहुत डिटेल में पढ़नी होती है। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो स्टूडेंट नए हैं वो जाके इसी चैनल पे आपकी पंचायती राज की भी क्लासेज पड़ी हुई हैं, बाकी की सारी कंप्यूटर की पड़ी हैं, यूपी स्पेशल की, वो जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, पहली योजना देखते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप लोगों को पता है कि स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, हमारा प्लानिंग कमीशन बना जिसको बोलते हैं योजना आयोग। योजना आयोग को काम दिया गया कि आप योजनाएं बनाओ, देश का जो विकास होना चाहिए वो प्लान्ड होना चाहिए। मीन्स पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरह ना हो कि हमारा झुकाव किसकी तरफ था, रसिया, जो यूएसएसआर था, वहां पे प्लान्ड इकोनॉमी चल रही थी। 1928 में जो जोसेफ स्टालिन की सरकार थी ना, उस टाइम पे वहां पे जो विकास हुआ, दुनिया भर में मंदी थी और यहाँ पे प्लान्ड इकोनॉमी थी। जो न्यू डील, उनका जो न्यू कार्यक्रम था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू डील तो थी आपकी, अमेरिका लेके आया था मंदी के बाद। ठीक है, तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे सक्सेस कर रही थी। 1929 की जब दुनिया भर में मंदी आती है, रसिया को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रसिया मीन्स यूएसएसआर। तो दुनिया आकर्षित होती है, जो साम्यवाद था उसकी ओर आकर्षित होगी। हमारा भी यही था कि हमें भी था, हमारे यहाँ पे जो गरीब व्यक्ति है, जो कमजोर तबका है, मजदूर है, किसान है, इन पे ध्यान देना था। तो हमारे यहाँ पे भी साम्यवाद का ज़्यादा प्रभाव था। तो क्या हुआ, प्लानिंग, हस्तक्षेप शुरू हुआ कि हम अपने यहाँ पे हस्तक्षेप करेंगे और प्लान्ड इकोनॉमी होगी हमारी। सरकार जिस तरीके से प्लान करेगी उसी हिसाब से इकोनॉमी चलेगी। उसी के अंतर्गत जो स्टार्टिंग की योजनाएं आएंगी वो सारी होंगी। ठीक है, तो पहली आई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया, 1952 में आया। क्या था उद्देश्य इसका, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज एंड पीपल पार्टिसिपेशन। जो रूरल ग्रामीण एरिया हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करना और सारे लोगों का पार्टिसिपेशन, वहाँ पे भागीदारी लेके आना सारे लोगों की। अब चूंकि ये सफल नहीं होता है, जब ये सफल नहीं होता है तो एक नई स्कीम आती है 1953 में, राष्ट्रीय प्रसार सेवा, नेशनल एक्सटेंशन स्कीम। इसको भी ध्यान रखना, बीच बीच में जो यहाँ पे नहीं लिखा है वो मैं बताता रहूँगा, जैसे कोई योजना याद आ गई कि ये योजना नहीं है तो वो भी। राष्ट्रीय प्रसार सेवा आएगा, इसी प्रसार सेवा में पहली बार बोलेंगे कि आप ब्लॉक बनाओ, खंड बनाओ। ठीक है, 20,000 की जनसंख्या है, उसके ऊपर एक ब्लॉक बनाओ। यहीं पे बात होगी कि बीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वगैरह भी होने चाहिए, ऐसी एक बात होगी यहाँ पे। इसके बाद ही जो विकेंद्रीकरण है उसकी बात होने लगेगी और विकेंद्रीकरण पे ही आपकी फिर समिति बनेगी, आपकी कौन सी, बलवंत राय मेहता समिति। तो 1952, आगे चलते हैं। 1960-61 में कौन सा आया, एक योजना आई, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, IADP। 1960-61 में क्या था इसमें, क्योंकि हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड ही थी। ठीक है, एग्रीकल्चर का इस टाइम पे सबसे ज़्यादा योगदान था इकोनॉमी में। आज आज भी अगर आप देखो कि सबसे ज़्यादा रोजगार अगर कहीं लोगों को मिलते हैं, सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट जनसंख्या है, तो आज भी इसी पर ही है। ठीक है, तो
क्या होगा, ये लेके आएगा, इनका काम क्या होगा, लोन देना, किस चीज़ के लिए, सीड मतलब बीज और उर्वरक के लिए किसानों को लोन प्रोवाइड कराना। अगली स्कीम देख लेते हैं। 1964-65 में आई इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। यहाँ कहीं कहीं डेवलपमेंट होता है, कहीं कहीं आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी होता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। 1964-65 के आसपास कौन सी आई, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम। ये सारे शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखना, इसलिए आज ये पूरा इंग्लिश में दिया है आपको, कि हिंदी का जो थोड़ा बहुत आदत पड़ गया वो दूर हो, क्योंकि डायरेक्ट ये पूछेंगे IAAP योजना कब शुरू की गई थी। अगर आपको सब कुछ पता होगा तभी होगा, पिछले कुछ एग्जाम्स में डायरेक्ट यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या था, उद्देश्य था टू डेवलप स्पेशल हार्वेस्ट इन एग्रीकल्चर एरिया। एग्रीकल्चर एरिया में उसी का मतलब विकास करना अच्छे तरीके से, ये हुआ, या एग्रीकल्चर एरिया का प्रसार करना, जो जितना है उससे ज़्यादा उसको बढ़ावा देना। आगे चलते हैं। फिर 1965 में आई आपकी क्रेडिट ऑथोराइजेशन स्कीम, CAS। डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाता, CAS क्या थी। ये क्या था, इन्वॉल्व क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट होता है लोन, साख, ठीक है, तो लोन देना, इसको कंट्रोल करना, और ये क्वांटिटेटिव ना हो, क्वांटिटी ना हो, यहाँ पे क्वालिटेटिव, ऐसा लोन दिया जाए जिसका बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो, किसानों को पूरी तरीके से काम आए। तो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल का बात किया गया, और रिजर्व बैंक के द्वारा ये सारा किया जाएगा। फिर आई आपकी 1966-67 में, ये सबको पता है ये कौन सा दौर था। 1962 में हमने युद्ध लड़ा था चीन से। 1965 में हमने युद्ध लड़ा पाकिस्तान से। दो दो युद्ध हो गए, सूखा भी इसी टाइम पे पड़ा, तो हमारे यहाँ खाने पीने की चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। हमने अमेरिका से सहायता मांगी, उसने देने से मना कर दिया। तो फिर हमने कहा हम अपने आत्मनिर्भर बनेंगे, और वहीं से हरित क्रांति का बीज बोया गया। लाल बहादुर शास्त्री थे। तो 1966-67 में क्या हुआ कि हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम, हाई यील्डिंग, इसका फुल फॉर्म भी याद रखो, हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम, और ये बीज था, हाई यील्डिंग बीज थे। तो इसका क्या मतलब था, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता बढ़ाना, ऑफ फूड ग्रेन्स, जो आपका अनाज है उसकी, बाई अडोप्टिंग लेटेस्ट वेराइटी ऑफ इनपुट्स ऑफ क्रॉप। जो क्रॉप इनपुट होती हैं, आगत इसे बोलते हैं। क्रॉप इनपुट में मेन तो बीज होता है, फिर उर्वरक होता है, फिर सिंचाई होती है, और कीटनाशक होते हैं। इन सबको आप अपनाओगे, नई चीज़ों को, और इस सबके अपनाने के बाद कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाना, ये इनका उद्देश्य था। अगला 1966-67 में हरित क्रांति आ गई, है ना, तो वही सेम प्रोग्राम है, ये दोनों प्रोग्राम सेम ही हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी कन्फाइंड टू वीट प्रोडक्शन। तो 1966-67 में जो आई थी वो वीट तक कन्फाइंड थी, आगे चल के फिर चावल का भी उत्पादन होगा, और इस टाइम पे हर चीज़ के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। 1969 में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, REC का गठन हुआ, ठीक है। आज भी रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन जो है ग्रामीण विद्युतीकरण की सबसे बड़ी इकाई है, ठीक है। टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी इन रूरल एरियाज। आप लोगों के लिए टास्क है कि आपको कमेंट में बताना है जो REC है वो कौन सी कंपनी है, नवरत्न है कि महारत्न है, ठीक है। फिर चलते हैं 1972, स्कीम ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। डिस्क्रिमिनेटरी, विभेदित इंटरेस्ट रेट, मतलब अलग अलग सेक्टर के लिए अलग अलग क्या होगा, इंटरेस्ट रेट होंगे। कुछ वीकर सेक्शन है तो उनके लिए आप क्या क्या इंटरेस्ट रेट कम रखोगे, कुछ उद्योगपति उनके लिए इंटरेस्ट रेट आप ज़्यादा रख सकते हो। तो इसमें क्या था, टू प्रोवाइड लोन टू वीकर सेक्शन, जो वीकर सेक्शन है उनको लोन प्रोवाइड कराना, और कंसेशनल इंटरेस्ट रेट 4% की दर पे। फिर 1972-73 में आया, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, एसेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम। आपके ये सिलेबस में डायरेक्ट योजना का नाम दिया गया, ठीक है। तो जो जल से संबंधित योजनाएं हैं वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये क्या था, एसेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, ARWSP, 1972-73 में आया, और प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर टू विलेजेज। अगला 1973 में ड्रॉप प्रोन एरिया प्रोग्राम, जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उनके लिए प्रोग्राम लेके आया, 73-74 में आया था ये।
इसमें क्या था, प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्रॉ बाय अचीविंग एनवायरमेंट बैलेंस बाय डेवलपिंग ग्राउंड वाटर। तो 1972 में आपको पता हो एक सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन। दुनिया में पहली बार पर्यावरण की तरफ इसी सम्मेलन की देन है, ध्यान दिया गया था, ठीक है। और 1972वें सम्मेलन के बाद ही हमारे यहाँ वन्यजीव अधिनियम पारित हुआ था 72 का। और इंदिरा गांधी थी इस टाइम पे, इसी टाइम से पर्यावरण को एक विशेष समस्या मान लिया गया था। और इंडिया में तो शुरुआत से ही पर्यावरण को लेके चलते हैं साथ में। तो ये प्रोग्राम आया और इसमें क्या करना था इनको कि जहाँ पे सूखाग्रस्त क्षेत्र थे वहाँ पे आप वृक्षारोपण वगैरह ये सब करके सूखाग्रस्त क्षेत्र या जो सूखा है उससे निजात पाना, ठीक है। और ग्राउंड वाटर हार्वेस्टिंग मतलब ग्राउंड वाटर को बढ़ावा देना, जो उसका जल स्तर नीचे जा रहा है उसको ऊपर लाना। फिर 1973 में क्रैश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट, क्रैश नहीं होगा ये कैश होगा, कैश स्कीम फॉर रूरल एम्प्लॉयमेंट, CSRE, ठीक। तो ये रूरल जो है आपकी ग्रामीण रोजगार के लिए कैश स्कीम लेके आए कि आपको रोजगार भी मिलेगा उसके बदले कैश भी मिलेगा। तो 1973-74 में मार्जिनल फार्मर एंड एग्रीकल्चर लेबर एजेंसी MFALA में भाला, इसकी स्थापना कब हुई थी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इसकी 1973-74 में हुई थी। और क्या था उद्देश्य, क्या था, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मार्जिनल फार्मर, जो मार्जिनल सीमांत किसान होते हैं, ठीक है। एक होते हैं सीमांत किसान, 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो। फिर दूसरे आते हैं आपके लघु किसान, लघु किसान 2 हेक्टेयर से कम भूमि हो। फिर मध्यम और ज़्यादा बड़े किसान आ जाते हैं। 1974-75 में कौन सी स्कीम आई, स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट स्कीम, SFDS, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखना, शॉर्ट फॉर्म, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उनका उद्देश्य, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या था, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्मॉल फार्मर, जो छोटे किसान हैं, जैसे मैंने बोला लघु एवं सीमांत किसान हैं, उनको टेक्निकल तकनीकी भी सहायता देना और फाइनेंशियल वित्तीय सहायता भी देना। 1975 में कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, कमांड एरिया क्या होता है, कोई नदी बह रही तो इसके आसपास का जो एरिया होता है वो सारा कमांड एरिया होता है, ठीक है, जलघर क्षेत्र को लेके। तो इसके डेवलपमेंट प्रोग्राम का आया। तो इसमें क्या था, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशन कैपेसिटी, जो आपकी सिंचाई सुविधाएं हैं नहर के द्वारा, नदी के द्वारा, उनका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से करना। तो 1975 में 20 पॉइंट प्रोग्राम आया, ठीक है। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट यहाँ पे भी, इसके बाद इमरजेंसी लग जाएगी। इनका मेन उद्देश्य क्या था, पॉवर्टी, गरीबी को हटाना, एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजिंग द लेवल लिविंग, जो जीवन स्तर है उसको उठाना, ठीक है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये था। 1977 में नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना हुई, NERD, ट्रेनिंग कराना, इन्वेस्टिगेशन करना एंड एडवाइजरी फॉर रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट के लिए सलाह देना, ये सारा इनका उद्देश्य था। 1977-78 में डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऊपर था 1973-74 में, क्या था 1973-74 में था सूखाग्रस्त प्रोन एरिया है उनका विकास करना, और यहाँ पे डायरेक्ट रेगिस्तान के विकास की ही बात हो गई है। तो टू कंट्रोल द डेजर्ट एक्सपेंशन, डेजर्ट जो बढ़ता रहता है, जैसे कहीं पे थार का मरुस्थल है तो क्या होता है ना, कहीं पे जैसे इस एरिया में मरुस्थल है, फिर धीमे धीमे जो आसपास का लगा हुआ होता है यहाँ पे भी पानी धीमे धीमे कम बरसात होने लगती है, तो जो मिट्टी होती है कणों में टूट जाती है, कणों में टूट के ये बालू रेत बनती रहती है। तो यही डेजर्ट का विस्तार होता है। जैसे आप यूपी में देखो, पश्चिमी यूपी में डेजर्ट का विस्तार आगरा मथुरा तरफ होने लगा है, काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में हो चुका है। तो इसको रोकना, ठीक है, एनवायरमेंट बैलेंस के लिए, ये इनका उद्देश्य था। 1977-78 में फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, कार के लिए भोजन या कार के लिए अनाज प्रोग्राम आया था। प्रोवाइडिंग फूड ग्रेन्स टू लेबर, जो लेबर क्लास है उसे फूड ग्रेन्स या अनाज प्रोवाइड कराना, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, ध्यान रखना। 1977-78 में अंत्योदय योजना आई थी, ठीक है। ये क्या थी, राजस्थान में पहले लागू हुई थी। इसका क्या था, प्रोवाइडिंग इकोनॉमिक असिस्टेंस टू पुअरेस्ट फैमिली, जो सबसे पुअरेस्ट फैमिली है उन्हें आर्थिक सहायता प्रोवाइड कराना। फिर अब आ गई आपकी वो स्कीम जो पूछी जाती है, 1979 ट्राइसेम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, 15 अगस्त 1979
1979 को ये लॉन्च हुई थी। इसमें क्या था, व्यावसायिक शिक्षा भी देना और एजुकेशनल शिक्षा भी देना, एक प्रकार से स्किल डेवलपमेंट करना, जिससे कि वो व्यक्ति सेल्फ रोजगार या तो पा सके, खुद का अपना कोई धंधा खोल सके, या फिर कहीं रोजगार उसको मिल सके। ये सारे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के लिए ही कार्यक्रम चल रहे हैं। अगला 1980 में इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP 2 अक्टूबर 1980 गांधी जयंती को ये लॉन्च हुआ था। 1978 में ये प्रोग्राम बन गया था, लॉन्च हुआ था 2 साल बाद। तो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल पुअर, जो गांव के गरीब लोग हैं इनका पूर्ण विकास करना, ये इसका उद्देश्य था। तो ध्यान रखना, इसका उद्देश्य बहुत ज़्यादा व्यापक था। आगे चलते हैं। फिर आया 1980 में ही एक और इम्पोर्टेंट योजना आ गई, NREP, नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखना, इसी के लिए ही आज की क्लास हो रही है। एक तो क्रोनोलॉजी, दूसरा शॉर्ट फॉर्म। तो एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल मैन फोर्स, जो गांव की रूरल ग्रामीण जो मैन फोर्स है या वर्क फोर्स है उसको रोजगार देना। 1982 में डेवलपमेंट ऑफ ड्वाकरा, बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, डेवलपमेंट ऑफ वोमेन एंड चिल्ड्रन एंड रूरल एरियाज। तो गांव की जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं, बाल विकास, इनके लिए ये योजना आई थी। एक प्रकार से IRDP का ही ये पार्ट थी। ठीक है। तो सस्टेनेबल अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार की सतत अपॉर्चुनिटी मिले बराबर, टू वोमेन बिलोंगिंग टू रूरल फैमिलीज हु आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जो BPL के नीचे रहने वाली महिलाएं हैं उनके लिए थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब उनको क्या करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, स्किल प्रोवाइड कराएंगे, लोन की अगर व्यवस्था होती तो लोन देंगे, उनके अंदर उद्यमिता का विकास करेंगे। फिर 1983 में फिर से एक इम्पोर्टेंट योजना आ गई, रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। गांव में एक तो किसान होते हैं और एक होते हैं वैसे जिनके पास भूमि नहीं है, जिन्हें बोला जाता है भूमिहीन। भूमिहीन मजदूर होते हैं, इन्हीं किसानों की ज़मीन पे ही मजदूरी करते हैं और इनके पास चारा नहीं होता है। तो उस टाइम बड़ी स्थिति इनकी खराब थी, मनरेगा ने बहुत कुछ सुधार किया। ठीक है। तो इनके लिए ये योजना आई 15 अगस्त 1983 को। एम्प्लॉयमेंट टू लैंडलेस फार्मर्स एंड लेबरर्स, जिनके पास भूमि नहीं है। 1983-84 में फार्मर्स एग्रीकल्चर सर्विस सेंटर FASC की स्थापना हुई। इनका क्या उद्देश्य था, टेल द पीपल यूज ऑफ इम्प्रूव्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जो खेती होती है ना, कृषि में बहुत सारी चीज़ें उन्नति होती रहती है, टेक्नोलॉजिकली उन्नति हर चीज़ में होती है। अब वो किसानों तक नहीं पहुंचती है। ठीक है। जैसे आपका अच्छी क्वालिटी के बीज आ गए, मशीनें, बहुत हर चीज़ की मशीनें आ गई, अब तो ड्रोन से बहुत सारे काम होने लगे। ये सब किसानों तक पहुंचाना, ये इनका उद्देश्य था। 1984 में नेशनल फंड फॉर रूरल डेवलपमेंट NFRD, बहुत इंपॉर्टेंट फंड है, इससे बहुत कुछ विकास होता है। ठीक है। तो टू ग्रांट 100% टैक्स रिबेट, 100% टैक्स में छूट देना, इनकम टैक्स में, किसे, जो वो डोनर्स हैं जो इस फंड में दान देंगे। ऑल्सो टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और जो गांव के विकास के लिए जो प्रोजेक्ट है उन्हें वित्तीय सहायता देना, ये इनका क्या था, उद्देश्य था। 1985 में क्या आ गया, कॉम्प्रीहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम CCIS, ध्यान रखना सारे शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फसल है उसका बीमा कराना। 1986 में फिर से एक इम्पोर्टेंट आ रहा है आपका, काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। एक तो कापाट का आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा, दूसरा इसका कब स्थापना हुई वो पूछ लिया जाएगा। तो इसमें क्या था, जो ग्रामीण लोग हैं उन्हें सहायता प्रदान करना, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है कापाट, काउंसिल ऑफ एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। फिर 1986 में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर द पुअर, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या, CPUP, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर द पुअर। इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है स्वरोजगार। स्वरोजगार का मतलब होता है आप अपना ही कोई ना धंधा खोलो। ठीक है। थ्रू क्रेडिट एंड सब्सिडी, क्रेडिट मतलब क्या होता है, लोन, और सब्सिडी मतलब सहायता देना डायरेक्ट, उसको आपको चुकाना नहीं पड़ता जो सब्सिडी मिलती है। ये पेड बैच के बारे में जानकारी है, जो लोग भी रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको बता दें कि आपका कोर्स में पंचायती राज, कंप्यूटर प्लस यूपी स्पेशल सबकी क्लासेज पूर्णतः खत्म हो चुकी हैं। इसके बाद टॉपिक वाइज MCQ टेस्ट एक बार आपके पंचायती राज पे 15 टेस्ट हो चुके हैं और कंप्यूटर पे भी आपके
13 टेस्ट हो चुके हैं। अब सोचो एक टॉपिक पर 150 200 ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, तो बहुत अच्छे से वो टॉपिक फिनिश हो गया। पंचायती राज पर फिर से न्यू टेस्ट चल रहे हैं आपके, और 6 टेस्ट जो है आपका आज हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं यहाँ पे। आप अगर ज्वाइन करना चाहो तो इस सबको ज्वाइन कर सकते हो, तैयारी को स्पीडअप कर सकते हो। एक जो माहौल होता है सारे स्टूडेंटों के बीच में करने का, वो भी आपको मिल जाएगा, और बराबर एक मोटिवेशन बना रहेगा पढ़ने के लिए। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सिंगल पीडीएफ मिल जाएगी सारी क्लासेज की, चाहे वो आपकी पंचायती राज हो चाहे आपकी कंप्यूटर हो। टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, टाइम टू टाइम पे ग्रुप कॉल होती रहती है, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। टास्क वगैरह भी दिए जाते हैं तो उसमें भी पार्टिसिपेट कर पाओगे। ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फीस 299 है। इस नंबर पे पे करना है और नेम ये चेक कर लेना। इसके बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी पे भी स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हो। आगे चलते हैं। अगली योजना है नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन। जो मैंने बोला इस टाइम जल जीवन मिशन चल रहा है। जल निगम से संबंधित सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा है नहीं। 1986 में नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन फॉर रूरल ड्रिंकिंग वाटर, ग्रामीण पेयजल के लिए चला था, और इसका नाम फिर बदल दिया गया, क्या कर दिया गया, राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन 1991 में। 1988 में आगे चल के आज की क्लास में ये भी बताएंगे जिन योजना का मर्जर हुआ या बदली गई, वो सारी भी हम लेके आएंगे, ठीक है। तो सर्विस एरिया अकाउंट 1988 में, इसका भी क्या था, तो ये जो सर्विस एरिया अकाउंट है वो किस चीज़ के लिए था, रूरल क्रेडिट के लिए। जो ग्रामीण शाख है ना उसके लिए ये योजना आई थी आपकी। आगे चलते हैं। 1989 बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, जवाहर रोजगार योजना। एम्प्लॉयमेंट टू रूरल अनएम्प्लॉयड, अधिकतर जो होगी ना वो बेरोजगारी दूर करने के लिए, अनाज देने के लिए, विकास के लिए ग्रामीण, यही सारी योजनाएं। और ग्रामीण क्षेत्र पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र उस टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। सबसे ज़्यादा जनता गांव में आज भी निवास करती, उस टाइम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी, ठीक है। तो जवाहर रोजगार योजना, एम्प्लॉयमेंट टू रूरल अनएम्प्लॉयड। फिर नेहरू रोजगार योजना एनआरवाई भी आई थी आपकी 1989 में। ये अर्बन अनएम्प्लॉयड के लिए था, मतलब शहरी शहरी बेरोजगारों के लिए थी। फिर 1990 में एग्रीकल्चर एंड रूरल डेप्ट रिलीफ स्कीम आई है। एग्रीकल्चर मतलब कृषि, रूरल मतलब ग्रामीण, डेप्ट मतलब लोन जो आपने लिया है, कर्ज, और इससे क्या है, मुक्ति के लिए स्कीम आई थी। इसमें क्या था कि जो बैंक लोन है 10,000 तक के, उन्हें माफ़ करने के लिए था ये ARDRS। 1990 में स्कीम फॉर अर्बन माइक्रो एंटरप्राइज, SUMEI, ठीक है, शहरी के लिए थी ये। असिस्टेंट अर्बन स्मॉल एंटरप्रेन्योर, जो शहरी उद्यमी हैं उनको सहायता प्रदान करना। तो ये आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो। स्कीम ऑफ अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट, SUWEI 1990 में, जो ग्रामीण नहीं शहरी पुअर हैं उनके लिए स्कीम थी, ठीक है। आगे चलते हैं। 1990 में स्कीम ऑफ हाउसिंग एंड शेल्टर अपग्रेडेशन, अभी इस टाइम पे प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही, उस टाइम पे सासू योजना आई थी कि जो शेल्टर है, रहते हैं जहाँ लोग बाग, उनका हाउस या आवास का अपग्रेड कराना, ठीक है, उनको अपग्रेड करना। 1991 में नेशनल हाउसिंग बैंक, बहुत मतलब इम्पोर्टेंट बैंक है ये। जितनी भी आवास योजना, हाउसिंग से संबंधित चीज़ें इसी के अंदर आती थी, और इसकी स्थापना की गई थी आपकी SBI के अंतर्गत। अब ये अलग हो गया, ठीक है। हाउसिंग बैंक वॉलंटरी डिपॉजिट, ये स्कीम थी। वॉलंटरी मतलब आप अपनी इच्छा से ही डिपॉजिट कर सकते हो। यूजिंग ब्लैक मनी बाई कंस्ट्रक्टिंग लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर द पुअर, तो जो काला धन है उसका उपयोग करना था लो कॉस्ट, कम कीमत के घर बनाने के लिए। फिर 1992 में एक स्कीम आई, नेशनल रिन्यूएबल फंड। इसमें क्या था, ये स्कीम थी एम्प्लॉयज ऑफ द पब्लिक सेक्टर, जो पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए थी, ठीक। फिर 1993, अब चूंकि ये वाली स्कीम्स आपके लिए जो शहर के लिए वो उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बीच में आ गई, तो एक आपका क्रोनोलॉजिकल माइंड बना रहे, एक समझ बनी रहे थे कैसे कैसे गवर्नमेंट ने सोचना शुरू किया, शहरी लोगों के लिए, गरीबों के लिए, बीच में कहाँ जा रहे हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें डाल दी, ठीक है। 1993 में फिर से एक इम्पोर्टेंट स्कीम आई है आपकी, एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। 2 अक्टूबर को ये लॉन्च हुई थी।
इसमें क्या था, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एटलीस्ट 100 दिन, 100 दिन का रोजगार देना है कम से कम एक वर्ष में। जो आपकी मनरेगा है सेम उसमें भी 100 दिन का ही रोजगार दिया जाता है, तो वो इसके पहले आ चुकी थी, वैसे ही एक योजना। मनरेगा फिर पूरा कानून बना के दे दिया गया आपको अधिकार। 1993 में स्कीम आई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, एमपी लेट्स, बहुत पूछा जा सकता है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिसंबर 1993 में आई थी ये आपकी। क्या था इसमें, 1 करोड़ पर ईयर किसको दिए जाएंगे, एमपीज को। अब तो इसका फंड भी बढ़ गया है, ठीक है। एमपीज अपने जो एरिया है इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले 1 करोड़ रुपये खर्च कर सकते हैं। एक्चुअली इनके बेस पे ये जो बताते हैं डीएम विकास योजनाएं संचालित करते हैं विकास के काम। 1994 में स्कीम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन मेगा सिटीज, SIDMC, AI, मेगा सिटीज जो है उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना था। वाटर सप्लाई, सीवेज, ड्रेनेज, तो जो अमृत योजना आपने देखी होगी वो भी सेम इसी टाइप की। स्मार्ट सिटी और ज़्यादा एडवांस है, लेकिन स्मार्ट सिटी में कम सिटी है, केवल 100 सिटी है, यहाँ पे 500 है, ठीक है। उससे रिलेटेड है ट्रांसपोर्टेशन, लैंड डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, सिलम प्रोजेक्ट इन मेट्रो सिटी। आप लोग को पता होगा धारावी जो सिटी है अडानी, उसका डेवलपमेंट करा रहे हैं। फिर आया डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, DRDA, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी ये क्या करती थी, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती थी, वित्तीय सहायता किसको, जो गांव के लोग हैं, बाई डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारी, इनके थ्रू। फिर 1993 में आपकी एक योजना आई, ये बहुत बार आपकी मैचिंग में पूछी जाती है, महिलाओं से संबंधित योजना, महिला समृद्धि योजना, 2 अक्टूबर 1993 को आई थी। इसमें क्या करना था, जो महिलाएं हैं उनको इनकरेज करना कि पोस्ट ऑफिस स्कीम्स में वो क्या पैसा डिपॉजिट करें, ठीक है, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन देना। 1994 में चाइल्ड लेबर इरेडिकेशन स्कीम लेके आई, कि जो आपका बाल श्रम है इसको ख़त्म करने के लिए स्कीम आई, कि चाइल्ड लेबर फ्रॉम हाजार्डस इंडस्ट्रीज टू स्कूल, जो खतरनाक उद्योग हैं। आप लोगों को पता हो कि वैसे तो 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं वो काम कर सकते हैं, लेकिन हाजार्डस जो खतरनाक जगह है वहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कुछ उद्योग हो गए हैं, आयरन फैक्ट्री हो गई हैं, माइनिंग वाली जगह हो गई हैं, पटाखा वाली फैक्ट्री, जबकि शिवकाशी वगैरह जो पटाखा, वहाँ बच्चे ही सबसे ज़्यादा काम करते हैं। तो ऐसे हाजार्डस उद्योग केमिकल वाली जगह पे यहाँ पे नहीं काम कर सकते, तो इनको कहाँ भेजना, स्कूल भेजना। 1995 में एक योजना आई, प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पावर्टी इरेडिकेशन प्रोग्राम, PMIUPEP। क्या था ये, कि जो शहरी पावर्टी, शहरी गरीबी है, इसको इरेडिकेट, खत्म करना, इसके लिए प्रोग्राम था। 1995 में एक योजना और आई, मिड डे मील स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड डे मील स्कीम में क्या होता है, जो आपके प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय उनमें दोपहर का खाना दिया जाता है, अच्छा पौष्टिक पका गर्म खाना। तो न्यूट्रिशन टू स्टूडेंट्स इन प्राइमरी स्कूल टू इम्प्रूव इनरोलमेंट, रिटेंशन एंड अटेंडेंस, प्राइमरी स्कूल वालों के लिए, मतलब 1 से 5 तक के लिए। इससे क्या होगा, उनका इनरोलमेंट, पंजीकरण बढ़ेगा, फिर वो रिटेन होंगे, पढ़ेंगे रेगुलर, और अटेंडेंस भी बढ़ेगी। फिर 1996 में आया ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस स्कीम फॉर रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र के लिए ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेके आया, ठीक है, कि आप एक फैमिली पूरी ग्रुप में अपना लाइफ इंश्योरेंस करा सकती है। इंश्योरेंस एंड रूरल एरिया ऑफ लो प्रीमियम, तो ग्रामीण क्षेत्र में लो प्रीमियम, कम प्रीमियम जो होता है, जो आप भरते हो, मंथली भी होता है, 6 मंथ का होता है, 1 साल का किस्त भरते हो, तो वो किस्त कम होगी, लो प्रीमियम पे आप ये इंश्योरेंस ले सकते हो। 1995 में एक स्कीम आई, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, NSAP। ये इस स्कीम में करेक्शन भी कर लेना, पहले की क्लास में इसको बताया गया है आपको कि ये सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, नहीं, ये पंचायती राज के अंतर्गत आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इसके अंतर्गत आती है। जितनी भी पेंशन स्कीम होती है, वृद्धावस्था पेंशन हो गई, विधवा पेंशन हो गई, ये सब इसके अंतर्गत आती हैं, है ना। अन्नपूर्णा योजना भी इसके अंतर्गत आती है, नेशनल सोशल, वयोश्री जो वृद्ध लोगों को जो भी जाती हैं चीज़ें, वो भी इसके अंतर्गत आती है। 1998 में एक योजना आई, गंगा कल्याण योजना। लोग बाग इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, गंगा कल्याण योजना, ठीक है। तो 1997-98 में इसको कर लिया, 97। इसमें क्या था,
फाइनेंशियल असिस्टेंस, वित्तीय सहायता किसको देना, फार्मर्स को, कि वो क्या करें, जो ग्राउंड वाटर रिसोर्स हैं उन्हें अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें और उनका उपयोग कर पाएँ, किसमें, सिंचाई में, एक प्रकार से ट्यूबवेल वगैरह लगाने के लिए थी। फिर 1997 में आई एक योजना आई, कस्तूरबा गांधी एजुकेशन स्कीम, 15 अगस्त 1997 को आई थी। इसमें क्या था, गर्ल्स स्कूल कहाँ पे वो करना है, इस्टेब्लिश करना है या बनाने हैं, लो फीमेल लिटरेसी एरिया, जहाँ पे महिलाओं की जो साक्षरता दर है वो कम है, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गर्ल्स स्कूलों की स्थापना करना, कस्तूरबा गांधी एजुकेशन स्कीम। और आज भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय बहुत अच्छे से चलते हैं गर्ल्स एजुकेशन के लिए। फिर अगली योजना आई स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, 1997 में। ध्यान रखना ये शहरी रोजगार के लिए थी। फिर 1998 में आई भाग्यश्री बाल कल्याण पॉलिसी। इसमें क्या था, बाल कल्याण पॉलिसी, लेकिन बाल में भी कौन से होंगे, फीमेल चाइल्ड, जो बच्ची होगी, ठीक है, लड़की गर्ल चाइल्ड होगी, उसके लिए था। फिर मार्च 1999 में आई अन्नपूर्णा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी NSAP के तहत आती है। इसमें क्या था कि जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं और जो आपके इस योजना के अंतर्गत नहीं आ रहे, जो योजना चल रही है आपकी फूड से रिलेटेड, PDS से रिलेटेड, तो इनको डायरेक्ट क्या है, अन्न देना। तो 10 kg फूड इनको प्रोवाइड कराया जाता था हर मंथ, एल्डरली पीपल। अप्रैल 1999 में सबसे इंपॉर्टेंट योजना इस दशक की थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इस योजना में बहुत सारी योजनाओं को मिला दिया गया था, ठीक है। लास्ट में बात करेंगे कौन कौन सी योजनाओं को मिलाया गया था। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, स्वरोजगार की योजना थी कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को विकास करके स्किल डेवलप करो, एजुकेट करो, ट्रेनिंग दो, लोन दो, उद्यम लगवाओ और उद्यमता का विकास करो। अप्रैल 1999 में फिर आई एक आपकी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। तो जो 1989 वाली योजना थी, जवाहर रोजगार योजना, JRY, सबके शॉर्ट फॉर्म ध्यान से याद रखना, अगर यहाँ कहीं लिखे नहीं है तो आप अपने बना लेना कि JGSY क्या है, ऐसे करके सारी योजनाओं के बना लेना, इसलिए इंग्लिश में नाम दिए हैं सबके, ठीक है। तो ये जवाहर रोजगार योजना आई थी 1999 में, 10 साल बाद इसको ही बदल दिया गया था जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। अगस्त 2000 में जनश्री बीमा योजना आई। इसमें क्या था, ये भी इंपॉर्टेंट योजना है, जनश्री बीमा योजना, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, BPL पीपल हैं, उनको क्या, इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना। फिर 2000 में एक और योजना आई, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अभी तक आपने देखा होगा प्रधानमंत्री शब्द का यूज नहीं हो रहा था किसी भी योजना में, नेम का यूज हो रहा था। ये यूज कब शुरू हुआ, जब आपकी NDA की सरकार आई, अटल जी की सरकार थी इस टाइम पे। और आज भी बहुत सारी योजनाओं में PM का नाम यूज होता है, प्रधानमंत्री, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता है। तो ये भी एक ध्यान रख लिया करो, किसी चीज़ को याद करने के लिए आपके कुछ ना कुछ आइडिया लॉजिक बनते हैं। तो जब आपको डायरेक्ट चीज़ें याद नहीं हो रही होती हैं तो वो लॉजिक काम कर जाते हैं, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर होते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, बेसिक नीड्स ऑफ रूरल पीपल, जो ग्रामीण लोग हैं उनकी बेसिक जरूरतें, आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए ये आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट योजना ये भी थी, ग्रामोदय गांव के संपूर्ण विकास के लिए थी। दिसंबर 25 2000 में अंत्योदय अन्न योजना आई। नॉर्मली क्या मिलता है कि जो पुअर लोग होते हैं उनको 5 kg पर पर्सन मिलता है, लेकिन जो अंत्योदय होते हैं, जो और ज़्यादा गरीब होते हैं, इन लोगों को 7 kg पर पर्सन मिलता है, 35 kg मिलता है मंथ का, ठीक है, 5 लोगों की फैमिली को टारगेट करके। तो वही है ये अंत्योदय अन्न योजना। दिसंबर 25 2000 में एक और योजना आई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जैसा मैंने बोला, इस योजना को अभी हाल की लेटेस्ट 1-2 क्लास पहले बहुत डिटेल में कराया था, इन डेप्थ। इसका केवल अभी आप टाइम याद रखो, 25 दिसंबर 2000। PMGSY इसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म है। और जितने भी विलेज हैं, अगर 500 मैदानी भाग है तो 500 प्लस जनसंख्या होनी चाहिए, और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं 250 प्लस, इनके लिए थी, पक्के रोड से जोड़ना इनको। सितंबर 2001 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आई, ये भी इंपॉर्टेंट योजना है। इसमें क्या था, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार और फूड सिक्योरिटी, ठीक है, खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड कराना ग्रामीण लोगों को। फिर दिसंबर 2001 में वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना,
ये योजनाएं जो एनडीए काल की थी वो इम्पोर्टेंट इस टाइम पे हो जाती है यूपी के कोई भी एग्जाम हो, तो इनको और अच्छे से पढ़ लेना। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, VAMBAY। स्लम जो हाउसेस हैं अर्बन एरियाज में, अर्बन एरिया समझते हैं शहरी, शहरी जो शहरीकरण होता है, मुंबई है जैसे, तो मुंबई मेन शहर के पास धारावी एक स्लम एरिया है, बहुत गंदगी बहुत बुरी तरह से, इन्हीं स्लम एरियाज का डेवलपमेंट करना इस योजना का क्या था, उद्देश्य था शहर में। 2003 में आई यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट योजना। इसमें क्या था, रूरल जो ग्रामीण लोग हैं उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना। 2004 में आई वंदे मातरम स्कीम, VMS, क्या था, इनिशिएटिव ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी चेकअप। जो प्रेगनेंसी चेकअप होती है, आपने देखा हो, जननी शिशु सुरक्षा योजना क्या है, यही है, इसी से रिलेटेड है, 2011 में जो आई। तो उसके पहले क्या था, वंदे मातरम स्कीम, जो माता है उनको वंदना करना, उसके लिए था कि PP पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप करना, जिससे किसी भी अस्पताल में ये चेकअप हो पाए। 2004 में आई नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये भी देखो एक पहले भी आ चुकी थी आपकी, लेकिन उसमें राष्ट्रीय ने लगा था, उसमें था फूड फॉर वर्क, फिर से बन के आई है नेशनल राष्ट्रीय फूड फॉर वर्क प्रोग्राम आया था, कि अगर आप काम करते हो तो काम के बदले आपको क्या होगा, अनाज मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, ऐसे ही कंफ्यूज किया जाता है। सप्लीमेंट्री वेज एज फूड ग्रेन्स फॉर वर्क, जो आपका काम करोगे तो उसके बदले आपको अनाज दिया जाएगा डायरेक्ट। फिर 2004 में आई योजना, देखो पहले जो योजना या काम, सरकारी काम भी मिलता था ना, तो टाइम पे पैसा नहीं मिलता था, पैसा एक काफ़ी समय बाद मिलता था, इसीलिए ये सारी चीज़ें आई कि डायरेक्ट अनाज ही दे दो, जिससे व्यक्ति की उस दैनिक, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, कई ऐसे मजदूर होते हैं कि जो दिन में काम करते हैं तब शाम में उनके यहाँ खाना बनता है, तो उन लोगों की हेल्प हो जाए। 2004 में आई कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है, कस्तूरबा गांधी इसके पहले भी एक आई थी और फिर से बालिका विद्यालय। सेटिंग अप रेजिडेंशियल स्कूल, आवासीय विद्यालय को क्या करना है, बनाना है, एट अपर प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी लेवल के बनाने हैं, किसके लिए, गर्ल्स, कौन कौन की, उससे जो बिलोंग करती हूँ, OBC, SC और ST समुदाय की गर्ल्स हो, इनके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सारी चीज़ें। 2005 में आई जननी सुरक्षा योजना, क्या थी, प्रोवाइडिंग केयर टू प्रेग्नेंट वोमेन, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको केयर प्रोवाइड कराना। यहाँ से गवर्नमेंट किसकी आ गई थी, आपकी कांग्रेस की। 2005 दिसंबर 16 दिसंबर 2005 को आई भारत निर्माण योजना, इस पर भी बहुत डिटेल में इन डेप्थ बात हुई थी लास्ट क्लास में, जिन लोगों ने नहीं देखी वो क्लास देख सकते हैं। इसमें क्या था, डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, भारत का निर्माण करना थ्रू किस चीज़ की, 6 सेक्टर थे, इरिगेशन मतलब सिंचाई, वाटर सप्लाई, हाउसिंग आवास, रोड सड़क, टेलीफोन यानी संचार, और इलेक्ट्रिसिटी बिजली के माध्यम से, ग्रामीण भारत का निर्माण करना मेनली। फिर 2005 में आई नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM, आज भी चलता है ये NRHM, ठीक है। इसमें क्या था, एसेसिबल मतलब आप आसानी से इसको एक्सेस कर सको, जा सको, अफोर्डेबल कम पैसे में, अकाउंटेबल जवाबदेही होनी चाहिए, क्वालिटी हेल्थ सर्विस, और क्वालिटी वाली एक हेल्थ सर्विस हो, किसको, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो सबसे ज़्यादा गरीब है उनको, ऑन रिमोटेस्ट एरिया ऑफ कंट्री, उस एरिया में जो रिमोट एरिया हो, ग्रामीण तो थोड़ा ये होता है कि कई ग्रामीण एरिया जैसे होते हैं जहाँ से साधन वगैरह मिल जाते हैं, रिमोट एरिया जो वो होते हैं जो काफ़ी दूर दराज के एरिया होते हैं, जहाँ साधन भी नहीं होते हैं, चीज़ें भी नहीं होती, व्यवस्थाएं भी नहीं होती, उनके लिए आई थी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसमें बहुत सारी चीज़ें, एम्बुलेंस सेवा थी एक, कि गांव में एम्बुलेंस सेवा तुरंत उपलब्ध, तो गांव से कोई मरीज है सीधा जा सकता है, शहर में इलाज करा सकता है, छोटे छोटे अस्पताल बनेंगे और सारी चीज़ें। फिर 2005 में आई राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, अभी आपने देखा होगा सहज बिजली हर घर योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य चल रही, तो पहले भी योजनाएं चल रही थी। इसमें क्या था, एक्सटेंडिंग इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल विलेजेज, सारे गांवों में बिजली पहुंचाना, एंड हैबिटेशन, उन गांवों के सारे घरों में भी, एंड इंश्योरिंग इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड, और हर घर में बिजली को इंश्योर करना, ठीक है, ये इंश्योर करना कि हर घर में बिजली पहुंचे। ये चीज़ नहीं हो पाई थी, 18,000 से ज़्यादा गांव ऐसे रह गए थे जहाँ पे बिजली नहीं पहुंची थी। जब ये मोदी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने पहुंचाना शुरू किया। कई गांव तो ऐसे होते हैं जहाँ पे बिजली के खंभे या तार पहुंचाना ही पॉसिबल नहीं था, तो अलग अलग तरीक़ों से पहुँचाया, सोलर पैनल लगवाए वहाँ पर, सोलर लाइट्स। अब जो सौभाग्य योजना है उसके बाद ऑलमोस्ट सारे गाँव में बिजली पहुँच चुकी है आज की डेट में। फिर जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन, JNNURM, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है।
तो 2005 में आया था ये। इसमें क्या था, रिन्यूएबल ऊर्जा के लिए मिशन था ये। आगे चलते हैं 2006 में, 2 फरवरी 2006 को नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, कौन सी है ये, मनरेगा की बात हो रही। तो 2005 में ये कानून बना था, 2 फरवरी 2006 को ये लागू हुआ था। क्या था इसमें, 100 दिन के वर्क आपको दिया जाएगा काम, इसकी गारंटी दी गई थी। प्रत्येक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जनरल हो, ओबीसी हो, क्या हो, आय क्या है क्या नहीं, जो भी व्यक्ति अनस्किल्ड, अनस्किल्ड मतलब जिसमें किसी स्किल की जरूरत ना पड़े, वो काम करना चाहे, हाथ से काम करना चाहे, एक हिसाब से जिसको लेबर बोलते हैं, मजदूरी करना चाहे, तो उसे 100 दिन का मिलेगा, 5 किलोमीटर के अंडर में मिलेगा। फिर 2007 में आई आपकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, RSBY। इसमें क्या था, हेल्थ इंश्योरेंस टू ऑल वर्कर्स इन ऑर्गेनाइज्ड एरिया बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड की बात हो रही है, तो जो असंगठित क्षेत्र है वहां पे सबको हेल्थ इंश्योरेंस देना। ठीक है, और जो बीपीएल के नीचे रह रहे हैं। और आज क्या है, आयुष्मान भारत है इसका विकल्प। तो आयुष्मान भारत के पहले जो चलती थी वो यही योजना थी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। 30,000 तक का बीमा मिलता था इसमें। फिर आम आदमी बीमा योजना आई 2007 में। इसमें क्या था, इंश्योरेंस कवर टू द हेड ऑफ द फैमिली ऑफ रूरल लैंडलेस हाउस होल्ड इन द कंट्री। जो गांव का, ठीक है, गांव का लैंडलेस, जिसके पास जमीन नहीं है, उस घर को इंश्योरेंस देना, उसके हेड को। ठीक है, यह था आम आदमी बीमा योजना। आगे चलते हैं, 2009 में आई राजीव आवास योजना। ये क्या था कि जो स्लम आबादी है इंडिया को, नेक्स्ट 5 साल में जो स्लम एरिया है वो सारे खत्म करना, वहां पे आवास प्रोवाइड कर देना सबको, स्वच्छ आवास प्रोवाइड कर योजना आई थी। आज भी सबको आवास नहीं प्रोवाइड हो पाए हैं और ये चीज़ें चल रही हैं, अभी भी स्लम बहुत ज़्यादा है इंडिया में। ठीक है, तो ये सारी आपकी 2009 तक की इंपॉर्टेंट योजनाएं हो गई हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं इतना ध्यान रखो कि जो मेन आपकी क्लासेज हैं वो इन डेप्थ क्लासेज तो आपको करनी है, ये केवल याद करने के लिए है कि आपका रिवीजन हो जाए, एक जगह सारी योजनाएं आ जाए, सारी इंपॉर्टेंट योजना। ठीक है, अब देख लेते हैं विच स्कीम मर्ज्ड विथ विच, कौन सी स्कीम किसके साथ मर्ज की गई थी। तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किसके साथ मर्ज किया गया, नरेगा के साथ। जैसा मैंने बोला कि 2006 में इसका नाम क्या था, जो अधिनियम आया था उसका नाम भी नरेगा था, 2006 में जब लागू हुआ तब भी नरेगा था। 2007 में क्या हुआ, ये पहले 6 में जब लागू हुआ 200 गांव थे, 130 और जिले जोड़े गए, गांव नहीं जिले हैं ये। फिर 2008 से पूरे देश में लागू हो गया था मनरेगा। 2009 में इसका नाम बदल दिया गया, महात्मा गांधी नरेगा कर दिया गया, तो मनरेगा हो गया। तो इसके साथ मर्ज हो गया जो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004 वाला। फिर संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ये किसके साथ मर्ज हुई, ये भी नरेगा के साथ मर्ज हो गई। फिर इंटेंसिफाइड जवाहर रोजगार योजना 1993 की जो थी, इंटेंसिफाइड है ये, देखो JRY अलग थी, JRY क्या थी आपकी 1989 वाली थी, इंटेंसिफाइड जवाहर रोजगार योजना 1993 में थी। वाज मर्ज्ड विथ एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम। ठीक है, जो EAS योजना 1993 में आई थी, इसके साथ मर्ज हुई है 1996 में, विच वाज लेटर। फिर ये सारी मिला के किसके साथ मर्ज होगी, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में। फिर आपकी कुछ योजनाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट योजनाएं सारी, IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980, ट्राइसेम 1979, डवाकरा 1982, मिलियन वेल्स स्कूल बेल्स जो है स्कीम आई थी आपकी, जिसमें 10 लाख कुएं खुदवाए जाने थे। ठीक है, ये सिट्रा गंगा कल्याण योजना, ये सारी मर्ज किसके साथ कर दी गई थी, 6 की 6 योजनाएं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999 में ये आई थी। फिर रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम 1983 वाली, किसके साथ मर्ज किया गया, जवाहर रोजगार योजना 1989, विच वाज रिप्लेस्ड बाय जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। जवाहर रोजगार योजना को बदल दिया गया 1999 में, क्या, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। और फिर एंड जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किसके साथ मर्ज कर दी गई, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001 में। ये सारा आपका पूरा सिस्टम है योजनाओं से रिलेटेड। ये बात आपको बताई दी गई है कि अगर आपको पेड बैच ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। बाकी जो लोग भी पढ़ रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, चीज़ें आपके यूजफुल हैं, तो आप आगे भी इसको फॉरवर्ड करते रहो, जो भी फ्रेंड हैं आपके फैमिली मेम्बर्स, उन तक भी ये शेयर करो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।